बाहुबली छवि वाले अनंत सिंह ने आगामी विधानसभा चुनाव के लिए मोकामा सीट से अपना नामांकन दाखिल किया है। नामांकन के दौरान उनके समर्थकों की भारी भीड़ उमड़ी, जिससे माहौल को पूरी तरह चुनावी रंग में रंग दिया गया। अनंत सिंह पारंपरिक अंदाज में अपने काफिले के साथ निर्वाचन कार्यालय पहुंचे, जहां सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा है कि मोकामा की जनता और उन्हें पूरा भरोसा है और वे इस बार भी भारी बहुमत से जीत दर्ज करेंगे। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले सियासी हलचल तेज हो गई है। इस बार सोहेल देव भारतीय समाज पार्टी के प्रमुख ओम प्रकाश राजभर की मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं। जानकारी के मुताबिक एनडीए ने बिहार में बसपा को गठबंधन में कोई भी सीट नहीं देने का फैसला लिया है। राजभर लंबे समय से एनडीए का हिस्सा रहे हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति में प्रभाव रखते हैं, लेकिन बिहार में उनकी पार्टी का जनाधार सीमित माना जाता है। ऐसे में एनडीए ने अपने रणनीति हितों को ध्यान में रखते हुए बसपा को सीट न देने का निर्णय किया है। देखिए, सोहेल देव भारतीय समाज पार्टी लगभग 19 साल से बिहार में अपने संगठन को बढ़ा रही है। कार्यक्रम, सभा, जनसभा, रैली करके अपना शक्ति प्रदर्शन करती रही है। हमारा प्रयास था कि हम यूपी में एनडीए के साथ रहे और एनडीए के साथ भी हैं हम। और हमारा प्रयास था कि अगर हमारा दमखम बिहार में है तो बिहार में भी हम भारतीय जनता पार्टी एनडीए को हम मजबूत करें। लेकिन कहीं न कहीं बिहार के स्थानीय संगठन ने जो नेगेटिव रिपोर्ट सोहेल देव भारतीय समाज पार्टी के शक्ति के विपरीत जाकर के लोगों ने रिपोर्ट पेश किया, उसका परिणाम यह निकला कि एनडीए की तरफ से हमें एक भी सीट नहीं दी गई। हम बहुत पहले से भी कह भी रहे थे और लगभग 1 मई 2025 को हमने माननीय गृह मंत्री जी को भी बता दिया था और उसी दिन हमने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को भी बता दिया था। और उसके बाद 5 मई 2025 को हम बिहार में संगठन की बैठक करके और बीजेपी के बड़े नेताओं से मिलकर के यह बता दिया था हमने कि अगर आगे एनडीए से हमारा गठबंधन तय हो जाता है तो हम साथ में मिलकर लड़ेंगे, अगर गठबंधन तय नहीं होता है बिहार में तो हम अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ेंगे। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले एक चौंकाने वाला सियासी समीकरण सामने आया है। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी और शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के साथ आने की अटकलों ने प्रदेश की राजनीति में हलचल मचा दी है। सूत्रों के मुताबिक दोनों नेता सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्षता के मुद्दे पर एक साझा मंच की संभावना तलाश रहे हैं। यदि ये गठबंधन सामने आता है तो ये परंपरागत वोट बैंक समीकरणों को बदल सकता है, खासकर सीमांचल और कुछ अन्य क्षेत्रों में जहां एआईएमआईएम का प्रभाव रहा है और अभिमुक्तेश्वरानंद की धार्मिक पहचान की पहुंच भी बनी हुई है। अफगानिस्तान की तालिबान सरकार के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी के देवबंद दौरे को लेकर भारत में विवाद खड़ा हो गया है। मशहूर गीतकार और सामाजिक चिंतक जावेद अख्तर ने इस दौरे पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। जावेद अख्तर ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि सुनकर सिर शर्म से झुक गया है कि तालिबान का विदेश मंत्री देवबंद आया है और हमारा लोकतांत्रिक देश खामोश रहा। ये उस विचारधारा को मान्यता देने जैसा है जो औरतों की आज़ादी, शिक्षा और मानवाधिकारों के खिलाफ है। मुत्तकी का ये दौरा धार्मिक और कूटनीतिक दोनों ही दृष्टिकोण से संवेदनशील माना जा रहा है। देवबंद, जहां भारत का प्रतिष्ठित इस्लामी शिक्षण संस्थान दारुल उलूम स्थित है, लंबे समय से धार्मिक विचारधारा का केंद्र रहा है। सोशल मीडिया पर भी इस मुद्दे को लेकर लोगों की मिलीजुली प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं। कुछ इसे धार्मिक कनेक्शन मानते हैं तो कई लोग इसे भारत की विदेश नीति और आतंकी संगठनों के प्रति नरमी के रूप में देख रहे हैं। सरकार की ओर से इस दौरे पर अब तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन जावेद अख्तर की टिप्पणी ने इस बहस को और तीखा बना दिया है। अब देखना ये होगा कि इस पर राजनीतिक दल और धार्मिक संस्थाएं क्या रुख अपनाती हैं। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान को उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से वाई कैटेगरी सुरक्षा प्रदान की गई है, लेकिन सुरक्षा मिलने के बाद आजम खान ने जिस अंदाज में प्रतिक्रिया दी है उसने सभी को चौंका दिया है। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि मैं कैसे भरोसा करूं कि सुरक्षा मेरी हिफाजत के लिए है। जब मेरी जान को सबसे ज्यादा खतरा था तब कोई नहीं आया, अब अचानक सुरक्षा देने का दिखावा क्यों हो रहा है। पहली बात तो मुझे उसकी कोई इत्तला नहीं है और मैंने आज उन कांस्टेबल से भी कहा कि जब तक मेरे पास कोई तहरीरी सबूत नहीं आता कि मुझे सुरक्षा मिली हुई है, उस हद तक मैं इसको लेने के लिए तैयार नहीं हूँ। मुझे हालात ने इतना सिखा दिया है, सरकारी ज़मीनों पर लोगों के नाजायज़ कब्जे हटे, सरकार ने हटाए, उस पर तामीरात हुई, सरकार ने की, उन बने हुए मकानात का अलॉटमेंट हुआ, सरकार ने किया और 21 साल की सज़ा मुझे हुई, 36 लाख का जुर्माना मुझ पे पड़ा।
मैं कैसे ले लूं सुरक्षा जब तक मेरे पास कोई तहरीर ना हो कि किसने दी है ये सुरक्षा। मैं कैसे भरोसा करूं कि ये खाकी वर्दी पहने और हथियार लिए हुए लोग उत्तर प्रदेश सरकार के लोग हैं। एक बात। दूसरी बात ये कि मेरे माली हालात इस वक्त ऐसे नहीं हैं कि मैं सिक्योरिटी के लिए कोई सवारी मुहैया करा सकूं। तो मैंने ये भी मैसेज कराया कि अगर आप सिक्योरिटी दे रहे हैं तो इन्हें बिठाने के लिए मेरे पास गाड़ी नहीं है। वाई सिक्योरिटी में ये प्रोविज़न है कि आप गाड़ी, तेल, ड्राइवर वो सब मुहैया कराएंगे, जो मुझे अभी तक नहीं कराया गया है। और जब तक वो नहीं होता और जब तक तहरीरी तौर पर सरकार मुझे ये ना बताए कि मुझे सुरक्षा मिली है, किस श्रेणी में मिली है। और ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि आज ही एक हिंदी के बड़े अखबार में ये खबर शाया हुई है कि सरकार में इस बात पर विचार हो रहा है कि जब मुझे वाई श्रेणी की सुरक्षा मिली थी तब मैं सज़ा याफ्ता नहीं था। अब मैं क्योंकि मुर्गी चोरी के इल्ज़ाम में 21 साल की सज़ा पड़ी है, मुझे 36 लाख का जुर्माना है मुझ पर, सिर्फ एक मुकदमे में, अभी 113 के फैसले बाकी हैं। तो जब मैं सज़ा याफ्ता मुजरिम हूँ और बकौल उस अखबार के सज़ा याफ्ता को सिक्योरिटी नहीं मिल सकती, तो मैं ये कैसे मान लूँ कि ये लोग जो आए हुए हैं ये कब वापस ले लिए जाएंगे।